हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्पार्क क्लासेस बाय रमन सर। सिविल स्पार्क क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, सिलेबस रिव्यू भी देखा होगा। तो उसमें जो मैं सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ तो क्या था, हाइड्रोलिक्स। ठीक है, हम आप लोगों के बीच हाइड्रोलिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सिलेबस रिव्यू में देखे थे, जो मेरा पहला यूनिट है वो क्या था, प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो अब देखिए हाइड्रोलिक्स में प्रेशर मेजरमेंट जानने से पहले पहले हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या होती है हाइड्रोलिक्स? ठीक है, तो हाइड्रोलिक्स के जानकारी होने से पहले हमें क्या होना चाहिए, जनरल फ्लूइड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक्स किसका ब्रांच है? फ्लूइड का ही ब्रांच है। जब हम वाटर के बारे में स्पेसिफिकली फोकस करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा हाइड्रोलिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फ्लूइड में हम जनरल लिक्विड एंड गैसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्पेसिफिक वाटर के बारे में जब पढ़ने जाते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हाइड्रोलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लूइड के बारे में जानकारी होने से पहले हमें किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, मीटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज मीटर, फिर हम लोग उसको देखेंगे मीटर को कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पीडीएफ का जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं पहले बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ व्हाट इज मीटर एंड देन वी विल फॉलो आवर पीडीएफ। ठीक है, तो देखें, तो जो ये है मीटर क्या होता है। मीटर सभी लोग जानते होंगे, क्या चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास, एंड हैज सम मास। कोई भी ऐसा चीज जो क्या करे, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे एंड कुछ उसका मास हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीटर। जनरली हम लोग ये बचपन में ही पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे वाटर हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर को अगर हम किसी भी कंटेनर, उसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता, ये तो हमको सब मालूम है। ठीक है, अगर उसको किसी भी, लेकिन किसी भी कंटेनर में अगर डालेंगे तो वो क्या होगा, एक अपना क्या करेगा, शेप ले लेगा। ठीक है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मीटर बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, मास होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर। तो मीटर को जनरली हम लोग कितने भाग में क्लासिफाई करते हैं, दो भाग में। एक क्या हो जाएगा, सॉलिड, और दूसरा क्या हो जाएगा, फ्लूइड। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में सब लोगों ने पढ़ा होगा, मॉस में सब लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मैकेनिक्स में भी सॉलिड के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो सॉलिड के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड, क्योंकि अभी हम जानकारी लेना है फ्लूइड को, तो किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर तो करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं अब क्या सॉलिड होता क्या था, वो चीज़ आपको डिफिनेशन सबको मालूम है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है सॉलिड और फ्लूइड के बारे में। अगर फ्लूइड की बात करें, फ्लूइड की अगर बात करें पहले, तो फ्लूइड कैसा बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी होता है। और कैसा डिफॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है। ये सबको मालूम है, फ्लूइड कैसे डिफॉर्म करता है, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन अगर सॉलिड की बात करें, सॉलिड में कैसा डिफॉर्मेशन होता है, सॉलिड बॉडी में स्टैटिक डिफॉर्मेशन होता है, स्टैटिक डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, वही अगर फ्लूइड की बात करें तो इसमें कैसा होता है, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब तो समझ में आता है ना, डिफॉर्मेशन मतलब शेप और साइज में चेंज अगर हो रहा है किसी भी वजह से। किस वजह से होता है, जनरली सॉलिड और फ्लूइड में अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो जनरली हमें क्या चाहिए, क्या चीज़ की जरूरत होती है, टेंजेंशियल फोर्स या शियर फोर्स। डिफॉर्मेशन के लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत होगी, शियर फोर्स, या इन्हीं को बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, आइदर शियर फोर्स या फिर हमें इन्हीं को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी सरफेस है, मान लो ये मेरा सरफेस है, इस सरफेस के मान लो ये प्लेन, नीचे वाला प्लेट क्या है, ये फिक्स है, और यहाँ पे हम क्या है, एक शियर फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगा, ये क्या है, इस प्लेन के टेंजेंशियली लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इस वाले सरफेस अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो ये वाला प्लेन क्या करेगा, ये साथ अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ये इस तरह मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाला प्लेन क्या है, फिक्स है, तो ये क्या करेगा, ये बॉडी डिफॉर्म होगा। ठीक है, तो सॉलिड में हम लोग देखे हैं क्या होता है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन सॉलिड में एक चीज और प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की, क्या, अगर वो डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट रहा तो वो क्या करेगा, जब हम उस पर से फोर्स हटाएंगे, शियर फोर्स हटाएंगे, तो वो क्या करेगा, अपनी
शेप को रिगेन कर लेता है, अगर विद इन इलास्टिक लिमिट अगर डिफॉर्मेशन रहता है तो, ठीक है। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो 100% रिगेन नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट अगर प्लास्टिसिटी होगी उस प्रॉपर्टी में, उस मटेरियल में, तो क्या करेगा, रिगेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर हम मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस तरह से कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक क्यूब मान लो, एक क्यूब मान लो, और नीचे वाला सरफेस क्या है, ये फिक्स है, और मैं ऊपर वाले प्लेन पे क्या है, शियर फोर्स F लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिफॉर्मेशन देखूँ, अगर मैं इसका क्या करूँ, डिफॉर्मेशन देखूँ, तो डिफॉर्मेशन कैसा होगा, यहाँ देखना, जो अभी ग्रीन से दिखाया हूँ ये क्या है, इनिशियल स्टेज है, और जब डिफॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से डिफॉर्मेशन हो रहा होगा, ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाला फिक्स है, ऊपर वाला सरफेस क्या करेगा, मूव करेगा, अगर शियर फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो ये मान लो डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, डी थीटा, सेम आएगा, दोनों साइड पे सेम डिफॉर्मेशन आएगा। तो जो रेड वन से दिखा है वो क्या है, जो रेड वन से दिखा है वो क्या है, आफ्टर डिफॉर्मेशन, ठीक है, और जो ग्रीन वन से दिखा है वो क्या है, बिफोर डिफॉर्मेशन। तो यहाँ जब हम शियर फोर्स लगाएं तो क्या होगा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन है डी थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, अब मान लो एक बार डिफॉर्म हो गया सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर एक बार डिफॉर्म हो गया तो उसके बाद क्या है, फोर्स अगर सेम है, फोर्स को अगर मान लो कांस्टेंट, शेयर फोर्स F को हम कांस्टेंट मान ली, वो डिफॉर्म उससे ज़्यादा अपना लिमिट तक जाएगा, जहाँ डिफॉर्मेशन होगा उससे ज़्यादा वो नहीं होगा। मतलब बोल सकते हैं क्या, जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है, जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुआ, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बोल सकते हैं जो डिफॉर्मेशन है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पे फ्लूइड में जाएंगे, ठीक है, जब हम फ्लूइड में जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो क्या होगा, टाइम के साथ चेंज होते जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होते जाएगा डिफॉर्मेशन भी चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है कि में, सॉलिड में और हमारे फ्लूइड में, ठीक है। तो यहाँ से पे बोल सकते हैं क्या, डिफॉर्मेशन यहाँ पे जो है, ठीक है, डिफॉर्मेशन जो है ये क्या होगा, डिपेंड किस पे करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ डी थीटा पे, डी थीटा पे ही डिपेंड करेगा। मतलब हमें यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्ले, डी थीटा प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ किसके इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी थीटा हमें क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें, जब हम फ्लूइड में देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो मतलब डिफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का हमें वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ कुछ पॉइंटें हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, जो भी चीज़ बताते जा रहा हूँ इसको नोट डाउन आप लोग करते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब ये तो हो गया सॉलिड ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बोल दिया, डिफॉर्मेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। लेकिन अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, अगर मान लो ये दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट है, अब इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैं एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और इनमें मैं अलग अलग पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। मान लो ये नीचे वाला प्लेट मेरा क्या है, नीचे वाला प्लेट मेरा क्या है, नीचे वाला प्लेट फिक्स है, इस पर मैंने पॉइंट मार्क कर लिया 1, दूसरा पॉइंट 2, और तीसरा ऊपर वाला प्लेट के पास जो पॉइंट है वो पॉइंट 3, ठीक है। ये हम कब एनालाइज कर रहे हैं, एट टाइम T1, जब हम टाइम T1 पे देख रहे थे तो मेरा ये एनालाइजेशन था, मेरा फ्लूइड 1 2 3 कुछ एक वर्टिकल लाइन में अभी लाई कर रहा था, ठीक। लेकिन जैसे ही टाइम T2 हुआ, मान लो टाइम T2 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन और आएगा, ठीक है। ये 3 कहाँ पे चला जाएगा, 3 डैश, 2 कहाँ जाएगा, 2 डैश, और 1 कहाँ जाएगा, 1 डैश, ठीक है। उसी तरह से अगर टाइम T3 पे देखेंगे, ये टाइम T3 पे देखेंगे तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, 1 डबल डैश, 2 कहाँ चला जाएगा, 2 डबल डैश, और 3 कहाँ जाएगा, 3 डबल डैश। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिफॉर्मेशन की, ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ किसके, डिफॉर्मेशन की, तो ये मान लो अगर डी थीटा है, ये अगर डी थीटा है, डी थीटा 1 मानो या डी थीटा डैश मानो, और ये वाला अगर डी थीटा डबल डैश मानो,
यहाँ पे देख रहे हैं क्या, डिफॉर्मेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है, डिफॉर्मेशन जो है वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। इनिशियली डी थीटा डैश था, उसके बाद डी थीटा डबल डैश। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमें टाइम के साथ अगर डिफॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, डी थीटा अपॉन डी टी, और इसको बोलते हैं क्या, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। डी थीटा अपॉन डी टी मतलब टाइम के साथ मेरा डिफॉर्मेशन क्या होता रहेगा, चेंज होते रह जाएगा, ठीक है। कब, कंटिन्यूअसली, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टाइम जब जितना भी इंक्रीज करते जाओगे, आगे जितना भी चलते जाओगे, क्या होगा, यहाँ पे टाइम के साथ डिफॉर्मेशन होते रह जाएगा, तो मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होते रहेगा। यहाँ पे अगर मान लो टाइम T4 पे देखना है, T4 पे देखना है, फिर देखो ये डिफॉर्मेशन होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं यहाँ पे हमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, डी थीटा अपॉन डी टी। सॉलिड में क्या था, डी थीटा सिर्फ सेम मेरा इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन प्ले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्या, इनके डिफिनेशन पे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पीडीएफ में डिफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग वहाँ बात करते हैं इसके डिफिनेशन की। अब देखो व्हाट इज फ्लूइड, पहले हम लोग देखेंगे क्या फ्लूइड होती क्या है, ठीक है। ये इतना कुछ देख लिए क्या होता है, फ्लूइड में कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन होता है, कब, यहाँ पे एक चीज देखना, कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, शियर फोर्स यहाँ पे हमेशा लग ही रहा, ऊपर वाले सरफेस जब तक शियर फोर्स नहीं लगेगा डिफॉर्मेशन कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब तक यहाँ पे शियर फोर्स नहीं आएगा तब तक ये डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे शियर फोर्स का प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन, जो हम लोग प्रॉपर वे में कभी अगर एग्जाम में लिखते हैं तो ये डेफिनेशन अगर लिखते हैं, ठीक है, ये बेस्ट है, ठीक है। तो अगर यहाँ बात करें क्या है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग और डिफॉर्मिंग, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा आप लोग कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली मतलब कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन या फिर फ्लो करते रहेगा, कैपेबल ऑफ फ्लोइंग कंटिन्यूअसली और डिफॉर्मिंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, शियर फोर्स का प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हाउएवर स्मॉल द शियर फोर्स में भी, चाहे कितना छोटा से छोटा शियर फोर्स क्यों ना हो, अगर शियर फोर्स है तो डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, और कंटिन्यूअसली होगा, ठीक है। दिस डिफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड इज नोन एज क्लासिकल डिफिनेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लासिकल डिफिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा है, ये क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ फ्लूइड, यही डिफिनेशन आप लोगों को आगे लिखना होगा, ठीक है। अब देखो जो चीज़ मैं यहाँ बताया हूँ वही चीज़ को यहाँ पे ये डिस्कस किया है, टाइम T1 पे T1 T2 से ज़्यादा होगा, T2 T3 से, सॉरी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। टाइम T1 कम है, T2 से ज़्यादा T3, जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो उसी चीज को ये लिखा, एज लॉन्ग एज देर इज शियर फोर्स, एज लॉन्ग एज देर इज शियर फोर्स फ्लूइड फ्लो और डिफॉर्म, जब तक शियर फोर्स रहेगा फ्लूइड फ्लो करेगा और डिफॉर्म होते रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूअसली। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, कंटिन्यूअसली, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअसली ये डिफॉर्म होते रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं क्या है, लिक्विड, गैस, वेपर, ये सब क्या है, फ्लूइड के एग्जाम्पल है। लिक्विड भी क्या है, फ्लूइड है। तो अगर यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ फ्लूइड की, तो फ्लूइड को कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्लूइड अगर है तो फ्लूइड क्या क्या हो जाएंगे, आइदर ये तो क्या हो जाएंगे लिक्विड, और या इधर ये गैस, ठीक है। तो लिक्विड और गैस, तो लिक्विड में कैसा होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स, इनमें एक टर्म्स यूज होते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो आप लोग बता सकते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, स्वाभाविक है लिक्विड में ज़्यादा होगा, सॉरी गैसेस में ज़्यादा होंगे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, और लिक्विड में कम होंगे। तो क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपैक्ट रहता है, ठीक है। तो इनके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैपिंग होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इसमें बोलते हैं हम लोग क्या ना, कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है किसमें, लिक्विड के केस में, ठीक है। वेयर एज इन केस ऑफ गैसेस अगर बात करें, गैस में अगर बात करें तो क्या होती है, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। आप लोग ये सब चीज़ जानते होंगे, लूजली पैक्ड क्या होता है और कंपैक्ट कैसे होता है, ठीक है। इनके बीच में डिस्टेंस की बात कर, इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस जब होती है वो नज़दीक होती है, अगर कम होती है तो क्या होती है,
कंपैक्टली पैक्ड होती है, ठीक है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होती है लूजली पैक्ड होती है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 8, 9, 10 की ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग देखे होंगे, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ मैं फिर से, कोहेसिव फोर्स, क्योंकि ये कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स हमें आगे भी जरूरत पड़ेगी। कोहेसिव फोर्स, टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। टू सिमिलर मॉलिक्यूल, टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। अगर दो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट वही चीज़ जो डिफरेंस हम लोग देख रहे थे, क्या चीज़ में, सॉलिड और लिक्विड में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ एक बार देख लें। अब यहाँ लिखा हुआ जो चीज़ मैं बताया वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ सॉलिड द एक्शन ऑफ शियर फोर्स इज इन डिफॉर्मेशन, देयर इज डिफॉर्मेशन। जैसे ही शियर फोर्स लगेगा क्या होगा, वहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड दिस डिफॉर्मेशन डू नॉट चेंज विद टाइम, जो चीज़ बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे रीड इट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखना, therefore deformation is important in solid, deformation only d theta is important in solid, whereas in case of fluid, अगर मैं फ्लूइड, इन केस ऑफ फ्लूइड की बात करूं, डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन डी थीटा अपॉन डी टी, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है फ्लूइड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, अगर फोर्स रिमूव करते हैं, सॉलिड में क्या करता है, रिगेन कर लेता है शेप, लेकिन अगर मैं फ्लूइड में देखूं तो फ्लूइड में क्या करेगा, वो अपना शेप रिगेन नहीं कर पाएगा। अगर मान लो एक चीज़ यहाँ से फ्लो करके चला गया, ठीक है, यहाँ देखना, अगर मैं मान लो ये चीज़ यहाँ से फ्लो करके चला गया, तो ये क्या अपना शेप रिगेन अपने आप से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लो एक एग्जांपल लो, नॉर्मल एग्जांपल, अगर एक गिलास तुम्हारे यहाँ पे है और एक दूसरा यहाँ पे है, अगर ऊपर से नीचे पानी डालोगे, ठीक है, अगर मैंने मान लो फोर्स लगा के ऊपर से नीचे इस नीचे वाले गिलास में पानी डाला, क्या ये फिर से, अगर मैं मान लो फिर से इस गिलास को अपने इनिशियल पोजीशन पर लाया, तो क्या ये अपने आप से ये इस गिलास में पानी चला जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या करता है, आफ्टर रिमूवल ऑफ शियर फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ शियर फोर्स इट इज शियर फोर्स इट विल नेवर ट्राई टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो सब चीज़ नहीं होती हैं फ्लूइड के केस में, ठीक है। फॉर स्टैटिक फ्लूइड द शियर फोर्स शुड बी जीरो, अगर कभी भी हम स्टैटिक वर्ड बोलेंगे, स्टैटिक फ्लूइड किसको बोलेंगे, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, द शियर फोर्स मस्ट बी जीरो, वहाँ पे क्या होना चाहिए, शियर फोर्स जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अभी जितना भी बात कर रहे थे वो क्या था, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में था, ठीक है। अब इसमें 2-3 टर्म्स और आते हैं, ठीक है, उसको मैं अलग से डिस्कस करता हूँ, इन्हें पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, मैं अलग से उसको वो चीज़ बताता हूँ। जैसे हो जाता है, कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे आप लोग हाइड्रोलिक्स अगर सिलेबस देखे होंगे तो उसमें कुछ बातें थी, क्या थी, तो पहले हम देखे अभी क्या, फ्लूइड देख लिए, क्या होता है क्लासिकल डेफिनेशन वो भी देखे, ठीक है। अब हम इसको, अगर इसमें एक टर्म्स आते हैं क्या, अब हाइड्रोलिक्स, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। तो फ्लूइड में लिक्विड और गैसेस दोनों थे, लिक्विड और गैस दोनों थे, फ्लूइड में हम लिक्विड और गैस दोनों के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोलिक्स बोले तो क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, it is the branch of fluid mechanics in which we focus our study on mechanism of water, जब हम स्पेसिफिक वाटर के बारे में पढ़ने चले जाएंगे, फ्लूइड में बहुत सारा फ्लूइड होता है, गैसेस बहुत सारे गैसेस होते हैं लिक्विड में, ठीक है, तो बहुत सारा लिक्विड होते हैं, जैसे आप लोग लिक्विड में क्या बोल सकते हैं, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, सारा क्या है, लिक्विड ही है, ठीक है। तो जब हम स्पेसिफिक करके वाटर के बारे में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली जब हम वाटर के बारे में पढ़ने जाएंगे तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोलिक्स, ठीक है। तो हाइड्रोलिक्स को भी 2-3 कैटेगरी में, यहाँ पे 2-3 कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स जब हम पढ़ने जाएंगे तो क्या इनको 2-3 कैटेगरी में हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। जैसे हम लोग हो गया क्या,
हाइड्रोलिक्स को हम लोग 2-3 कैटेगरी में, एक हो जाता है क्या, हाइड्रोस्टैटिक्स। अभी हम लोग तुरंत बात किए थे स्टैटिक्स का, हाइड्रोकाइनेमेटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक, ये 3 चीज़ है, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। अब देखिए हम किसके बारे में फोकस करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर के। अगर हाइड्रोस्टैटिक बोले या फिर इसको हम अगर जनरलाइज में बात करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, फ्लूइड स्टैटिक्स। वही चीज़ हो गया हाइड्रोस्टैटिक्स या फिर फ्लूइड स्टैटिक्स। तो हाइड्रो अगर स्टैटिक्स टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड देयर इज नो शियर फोर्स। कोई भी स्टैटिक्स वर्ड बोले ही थे तो वहाँ पे क्या कि शियर फोर्स प्रेजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हाइड्रोकाइनेमेटिक्स बोले तो काइनेमेटिक्स में क्या होगा, काइनेमेटिक्स हम लोग देखें उनमें क्या होता है, फ्लूइड तो मोशन में होगा, फ्लूइड इज इन मोशन, फ्लूइड मोशन में होगा, लेकिन क्या होगा, नो शियर फोर्स। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फ्लूइड रेस्ट एंड नो शियर फोर्स, नो शियर फोर्स एक्टिंग। यहाँ पे ना तो फ्लूइड मूव कर रहा है और ना ही क्या है, कोई शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोकाइनेमेटिक्स की बात करें, फ्लूइड मतलब वाटर, यहाँ फ्लूइड मतलब वाटर। अगर हाइड्रो बोल रहे हैं या फिर फ्लूइमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स बोल रहे हैं तो वहाँ पे फ्लूइड टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जनरलाइज फ्लूइड पढ़ लेंगे तो वाटर को स्पेसिफिकली अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो शियर फोर्स इज एक्टिंग, इज एक्टिंग। यहाँ पे फ्लूइड तो हमारा मोशन में होगा, या फिर वाटर है तो वाटर तो हमारा मोशन में होगा, लेकिन कोई भी शियर फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा होगा। तो इनके बारे में जहाँ भी हम स्टडी करेंगे उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स, ठीक है। और हाइड्रोडायनेमिक्स में क्या हो जाएंगे, जहाँ पे फ्लूइड भी क्या हो, मोशन में होगा, फ्लूइड में क्या होगा, मोशन में होगा, और यहाँ पे शियर फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा, शियर फोर्स आल्सो एक्ट। इनके बारे में हम जहाँ पे पढ़ेंगे उनको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोडायनेमिक्स। ये 2-3 टर्म्स है, अगर कभी भी एग्जाम में आते हैं तो आप लोग अच्छे तरह से लिख सकते हैं क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट वाटर, ठीक है, वेयर वी स्टडी अबाउट फोकस और फोकस ऑन वाटर। एंड अगर हाइड्रोस्टैटिक्स बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, मतलब वाटर इज एट रेस्ट कंडीशन एंड देयर नो शियर फोर्स एक्ट, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में अगर लिखोगे तो समझ में आएगा और लंबे टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, ठीक है। अगर मेरा लैंग्वेज लिखोगे तो हो सकता है 1 महीने 2 महीने के बाद आप भूल जाओगे, अपनी लैंग्वेज अगर डेफिनेशन लिखोगे तो बहुत अच्छे लंबे समय के लिए रहता है, ठीक है। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या हो जाएगा, फ्लूइड हमारा मोशन, काइनेमेटिक्स मतलब फ्लूइड मोशन में है लेकिन कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर हाइड्रोडायनेमिक्स बोले तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फ्लूइड भी मोशन में होंगे और हमारा जो शियर फोर्स है वो भी एक्ट कर रहा होगा, आल्सो एक्ट, शियर फोर्स आल्सो एक्ट हियर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अब फ्लूइड प्रॉपर्टी, चैप्टर 1 में अब जो है वो पहला टॉपिक जो अपना आएगा अब, ठीक है, ये है अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज। अब फ्लूइड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक वेट क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इन सब चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है, मिलते हैं कल।